हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जेएस पॉइंटर सीरीज आपके एग्ज़ाम यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और भी वनडे एग्ज़ाम जो स्टेट पीसीएस है उन सभी के लिए यह सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको घटना चक्र पुनरावलोकन एक का एक सार है जो कि अलग अलग प्रश्न पत्रों पर आधारित होता है, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर यह आधारित होता है, जिसमें वह अलग अलग सब्जेक्ट के बेस पे होता है। और यह एक ऐसी सीरीज है जिसके अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट का एक शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर ना होके इसमें डायरेक्ट ही उसके आंसर दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रिवीजन के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस श्रृंखला में अभी तक हमने भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर लिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को भी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा है भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भूगोल के संदर्भ में हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व को भूगोल को, जिसके अंतर्गत आपका आता है पहले नंबर पर जो आज की हमारी क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम सामान्य भूगोल के सिर्फ भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ने के पहले सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला आता है कि सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर भौतिक विभाजन, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, प्रजाति एवं जनजातियाँ, भाषाएं, फिर आता है अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल और विविध के बारे में इसके संदर्भ में पढ़ा जाएगा। तो ये हमारी भारतीय जो भूगोल है उसके संदर्भ में प्रमुख टॉपिक है जिनके संदर्भ में हमको आज पढ़ना है। तो ये भारत का भूगोल है, इसके अंतर्गत आज हम टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसका अंतर्गत टॉपिक आता है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से रिलेटेड पहला आता है क्षेत्रफल के संदर्भ में, कि क्षेत्रफल के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें सही कथन है। सही कथन के संदर्भ में आपको डायरेक्ट ही आंसर दिए गए हैं, तो आपको इसको एक एक करके याद ही करते जाना है कि भारत का जो लगभग कितने % क्षेत्रफल पर भारत के अंतर्गत आता है। संसार के 2.4% क्षेत्रफल पर भारत के अंतर्गत आता है विश्व के भूगोल के अकॉर्डिंग। फिर आता है दूसरा कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय देशांतर को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आता है भारत के बारे में सत्य कथन दिया गया है। इसमें पहला कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है और 82 डिग्री 30 कला पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसके संदर्भ में प्रमुख सही कथन है। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। फिर आता है भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% जनगणना 2011 के अनुसार है। अब आता है कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932 भारत में गांवों की संख्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। फिर आता है और भी सुमेलित करने के लिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फिर आता है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर पर। भारत का रेखांकीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। फिर आता है भारत में राज्यों की संख्या 28 है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्यों की संख्या 28 दी गई। अब आते हैं भारत के लिए सत्य कथन के बारे में, जिसमें भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, जिसमें 1,15,106.7 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अब इस वीडियो को आप याद कैसे होगा? तो इसमें वीडियो को आप बार बार देखेंगे, जिससे आपको रिपीटेशन होगा और उसके बाद आप इसको याद कर लेंगे कि जब किसी बात को बार बार सुना जाता है तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट होता जाता है। अब आता है कि अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में देखते हैं कि भारत विस्तृत है। ये 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में, जिसमें मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य होता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से किसी एक से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। फिर आता है कि जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर में से जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह कौन सा है? जैसलमेर आता है।
अब आता है भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर नगर स्थित है, वह गांधीनगर आता है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? कोलकाता आता है। भारत को 2 बराबर लगभग भागों में बांटा गया है, उसमें अक्षांश है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अब आता है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, वह भारतीय राज्य कौन सा है? मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है, वह दिल्ली है। इसके बाद आता है आपका जबलपुर। अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा सबसे निकटतम शहर है, वह जबलपुर आता है। माही, चंबल, नर्मदा में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? वह माही आती है। फिर आता है मानक समय के बारे में, जिसमें पहला आता है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि में एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होती है वह कौन सा होता है? 172 डिग्री 30 कला पूर्व की ओर होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो आपका 2 घंटे का अंतराल होता है। अब इसमें सत्य कथन दिया गया है। पहला कथन दिया गया है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा एवं पुणे के अक्षांश के बीच स्थित है और चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती होती है। अब आता है कि रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम समय है, वह रीवा है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे तो 92 डिग्री देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा 10.38 पूर्वाह्न होता है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय -14.30 डिग्री होता है। फिर आता है आपका कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं राज्यों में से भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय कोई देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस पर है? प्रयागराज, इलाहाबाद से। अब आता है आपका नेक्स्ट कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है प्लस 5.5 घंटे का। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, वह बेंगलुरु शहर आता है। अब आता है कि यदि अरुणाचल प्रदेश की तरफ में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय जो होता है वह कहाँ होता है? लगभग 7 बजे के आसपास। तो इसमें टोटल 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अब आता है आपका दूरस्थ बिंदु के बारे में। दूरस्थ बिंदु जो कि इसका श्रृंखला का 5th नंबर का टॉपिक है, जिसमें आता है कि भारत का सुदूरवर्ती दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। फिर आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार जो कि ग्रेट निकोबार में है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। फिर आता है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 पूर्व में गुजरात में स्थित है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं वह कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु में से वह एक जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है वह लखनऊ आता है। फिर आता है सीमावर्ती देश के बारे में। सीमावर्ती देश के संदर्भ में समझा जाए तो पहले नंबर पर आता है कि असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है वह बिहार राज्य आता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वह मणिपुर होता है। फिर आता है आपका कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, जिसमें आता है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। फिर आता है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है वह मेघालय है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? वह असम की है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान एवं गुजरात आते हैं। अब आता है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम आता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थायी सीमा कौन सी है? बांग्लादेश आती है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य हैं वह नागालैंड आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, जिसमें आता है कि डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, वह कहाँ पर खींची गई है? वह अफगानिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा।
मैकमोहन रेखा कहाँ पर खींची गई है? भारत एवं चीन के बीच। तो भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। फिर आती है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? वह मैकमोहन आती है। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल मरुमध्य के द्वारा। नेपाल, भूटान, चीन सीमाओं में मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? वह सिक्किम आता है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? वह त्रिपुरा है। भारत का अपनी पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम दिया गया है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश आता है। अब आता है असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो वह बिहार आता है। अब आता है आपका कि भौतिक विभाजन के संदर्भ में, जिसमें पहला आता है भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। प्राकृतिक प्रदेश के संदर्भ में आपका पहला दिया गया है कथन कि J.D. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। और कथन दूसरा इसमें दिया गया है कि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन युग के विभाजित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका कथन पहला असत्य आता है और जो दूसरा कथन है वह सत्य आता है। तो इसमें पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत से उपलब्ध पुराचंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो भाई कहाँ सरका है? उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होगा। तो इसके अंतर्गत आता है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपको सत्य कथन दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है और भारत गोंडवाना शिलाओं में से कोयले को विस्तृत भंडार है। इसके संदर्भ में ये सत्य है। अब आता है कि भारत में भू आकारों की संरचना के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। पहला दिया गया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा दिया गया है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सभिनति में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगति में हुई है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। इसमें उत्पत्ति और काल दिए गए हैं, जिसमें आता है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है वह क्रिटेशियस आदि नूतन से संबंधित है। पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन या सेनोजोइक से संबंधित है। अरावली प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है और नर्मदा ताप्ती जड़ोलक्षेप अत्यंत नूतन से संबंधित है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है केरल का कुट्टानाड। यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो ये केरल के कुट्टीनाड के संदर्भ में। अब आता है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, वह रोहतास आता है। अब आता है आपका कि सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है वह सिंधु क्षेत्र है। बिंधन, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना में से वह चट्टान जो भारत में नवीनतम है वह गोंडवाना क्रम की है। गंगा के मैदान में वर्णित किया गया एक क्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में इसे वर्णित किया गया। अब आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जिसमें कथन और कारण दिया गया। कथन कहता है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण कहता है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें कथन और कारण आपका दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका कथन कारण दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। कथन और कारण कहता है कि हिमालयी नदियों का उद्गम हिमानियों से होता है। तो इसमें कथन और कारण आपका दोनों ही सही है, जो कि एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। अब आता है कि हिमालय की रचना समानांतर बलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें भी प्राचीनतम श्रेणी है वह बृहद हिमालय श्रेणी है। अब आता है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है वह भावर क्षेत्र होता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक आता है। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक या प्लायोशीन युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर इसके मध्य इसकी ऊंचाई होती है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। अब आता है आपका सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय भाग कहलाता है वह कौन सा है? कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय की पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है, वह उत्तर प्रदेश आता है। अब आता है आपका
कि इसमें दिया गया है कि हिमालय के तरोड़बलित पर्वत नवीन मूड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। उसमें गहरे गढ़, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता आती है। अब दिया गया इसमें नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र का चित्र दिखाया गया है, जिसमें 1 2 3 करके दिखाया गया है, जिसमें आपको बताना है कि किस चिन्ह को अंकित करते हैं। तो इसमें जो आपका पहले नंबर पर चिन्ह अंकित किया गया है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी है, फिर दूसरे नंबर पर आपका लद्दाख आता है, तीसरे नंबर पर जौस्कर और चौथे नंबर पर पीर पंजाल श्रेणी आती है। तो ये श्रेणियों का क्रम है, जिसमें पहले नंबर पर कौन सी, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल आती है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भारत में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। बिंद, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? वह शिवालिक आता है। उच्चावक आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो धौलाधर, जौस्कर, लद्दाख और काराकोरम आता है। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जौस्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, जिसके अंतर्गत कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी आता है। अब आता है आपका कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ इन कारणों में वनस्पति में परिवर्तन आता है, तापमान में गिरावट का, वर्षा में बदलाव का, मिट्टी की अनुपजाऊपन का होने का। अब आता है कि अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकोई श्रेणियां, जो कि हिमालय में स्थित हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, वह त्रिपुरा आता है आपका। फिर आता है कि पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि अविभाजित जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अटल टनल से संबंधित सही कथन दिया गया है, जिसमें आता है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। फिर आता है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है और हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में अटल टनल के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया। अब आता है आपका कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है यहाँ पर 9.02 किलोमीटर। जास्कर, लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर करती है? वह पूर्वी पीर पंजाल है। कश्मीर घाटी स्थित है, वह बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। अक्साई चिन्ह का भाग है लद्दाख पठक। और फिर आता है ग्रेट हिमालयन की ऊंचाई जो है वह 48 मीटर है। हिमालय का पर्यायवाची मध्य हिमालय का है। भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट की नवीनतम श्रेणी है, वह हिमालय श्रेणी आती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। सत्य कथन दिया गया है कि भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। इसके संदर्भ में ये सत्य कथन आते हैं। अब आता है कि आपका कि हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? वह उत्तर प्रदेश आता है। हिमाद्री, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? वह हिमाद्री श्रेणी आती है। अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण कहता है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित होते हैं। कथन ए, कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसके संदर्भ में ये सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय के किस भाग पर करीबा भू आकृति पाई जाती है? वह कश्मीर हिमालय में। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र पर स्थित है? वह तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। चोऊ, तेओस, अन्नामलाई, सिरुवाली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? वह चोऊ और लोथ से पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है। अब आता है आपका दक्षिणी एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पठार के बारे में, जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह अरावली आती है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित है राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 600 से 770 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। अब आता है आपका कि हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली में से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है वह अरावली आता है। देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो वह भारत का प्रायद्वीपीय पठार आता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह अनाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी आती है। अब आता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है वह सतपुड़ा श्रेणियां आती है।
उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम लगाया जाए तो इसमें आता है नन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावेदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आती हैं। अब आता है आपका कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है वह नीलगिरी पहाड़ियाँ आती हैं। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में। डोडा बेटा चोटी स्थित है वह नीलगिरी पहाड़ियों में आती है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई में पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नई 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की और इस पर्वत का नाम रखा गया था, वह रमन सागर पर्वत है। फिर आता है अरावली, सतपुड़ा, अजंता सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है, वह अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब आता है आपका कि महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा पश्चिमी घाट में कहलाते हैं, वह सह्याद्री कहलाते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते सही अनुक्रम में लगाया जाए तो सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और पीर पंजाल पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब कि ये दक्षिण से उत्तर का एक क्रम है। अब आता है आपका कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में स्थित है वह कौन सी राज्य है? केरल और तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, वह मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित नहीं है। अब आता है आपका पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिए गए हैं जिसमें महादेव पहाड़ियाँ हैं वह मध्य भारत में स्थित है। मेकर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। महादेव पहाड़ियों का भाग कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। निम्न में से सही सुमेलित किया गया है जिसमें गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा जो है वह झारखंड में स्थित है। अब और भी आपके आते हैं कि नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। नन्नामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, वह कार्डमम पर्वत श्रेणी आती है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में देखा जाए तो वह सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर आता है। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम देखा जाए तो उसमें महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियाँ आती हैं। सही कथन दिया गया है जिसमें पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हुए ताप्ती नदी सतपुड़ा की दक्षिण में स्थित है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिप्ट घाटियां मानी जाती हैं, तो इसके संदर्भ में ये सही कथन दिया गया। अब आता है आपका कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। इसमें पहला कि यह एक ब्रंसोद पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड या लावा से या बेसाल्ट से आच्छादित होता है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल जो आपकी पालनी तमिलनाडु में स्थित है। मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? वह मुकंदरा पहाड़ियाँ आती हैं। फिर आता है आपका गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा, मादुगुला कोंडा में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? वह सलहेर पर्वत चोटी है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी के बारे में दिया गया है जिसमें केरल जो है वह अनाईबुडी में स्थित है, नागालैंड सारामती में, उत्तराखंड नंदा देवी में, तमिलनाडु दोदाबेट्टा में, मध्य प्रदेश धूपगढ़ में और राजस्थान गुरु शिखर में स्थित है। तो ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं और ये राज्य दिए गए पर्वत चोटी जहाँ की सर्वाधिक सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये आती है। अब आता है आपका कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम दिया गया है जिसमें बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी आती हैं। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम, शिवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी में सटी पहाड़ियाँ आती हैं, वह कार्डमम पहाड़ियाँ आती हैं। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? वह आपकी गिरनार पहाड़ी है। सही सुमेलित दिए गए हैं जिसमें पहाड़ीय पर्वत और भारतीय राज्यों में अवस्थिति दी गई है। बटेश्वर पहाड़ी जो है वह बिहार भागलपुर में स्थित है। चिन्ह श्रृंखला जो है वह मणिपुर या म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। धोसी पहाड़ी हरियाणा महेशचंद्र में स्थित है। बेलारी गुड्डा वह कर्नाटक में स्थित है। तो ये प्रमुख पहाड़ी और उनके भारतीय राज्यों में अवस्थिति को दर्शाया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट की पर्वत चोटियों के बारे में। पर्वत चोटियों के संदर्भ में पहला आता है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वह बछेंद्री पाल रही। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंकू तोबई थी। बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जया छेत्री, संतोष यादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही रही है, वह संतोष यादव आती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला रही हैं संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन आस्टिंग है। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वह कंचनजंगा आता है। अब सही क्रम दिया गया है जिसमें सही क्रम में आपका पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट आता है, फिर आपका गॉडविन आस्टिंग, फिर उसके बाद कंचनजंगा आता है। हिमालय की ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा में स्थित है वह नेपाल एवं सिक्किम में है।
नंदा देवी चोटी स्थित है गढ़वाल हिमालय का भाग। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। फिर आता है हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम दिया गया है, जिसमें नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी आता है। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी व त्रिशूल पर्वत श्रृंखलों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है गोसाई थान। सही सुमेलित किया गया है, जिसमें आता है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ियाँ, उत्तकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, धौलाधर श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। अब आता है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। गोरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? वह सांवरी पाट आता है। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सी एक अरावली का उच्चतम शिखर है? वह कुंभलगढ़ आता है। नमचा बरवा कहाँ स्थित है? तिब्बत चीन में स्थित है। नंदा देवी पूर्वी में, कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी पश्चिम में, गढ़वाल हिमालय में। और नौक्रेक शिखर जो है वह गारू पहाड़ियों में स्थित है। अब आती है घाटियाँ। घाटियों में आती है कुल्लू पहाड़ी, जिन पर्वत श्रेणी में अवस्थित है वे हैं धौलाधर और पीर पंजाल। नीलांग घाटी जो स्थित है वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अब इसमें सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें घाटी और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, जिसमें आपकी मरखा घाटी जो है वह लद्दाख में आती है। जुकू घाटी जो आती है नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी जो आती है सिक्किम में आती है। अब आते हैं आपके कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, जिसमें मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर के वाड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी या साइलेंट वैली के प्रचुर मात्रा में वनों से उद्भूत होती है, इसके संदर्भ में आता है। भारत में शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। अब आते हैं सही कथन के बारे में, जिसमें आता है गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे और उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी हुई है। तो ये गलवान घाटी के संदर्भ में इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। अब आते हैं आपके दर्रे के बारे में, जिसमें पहला दर्रा आता है आपका पालघाट। पालघाट के अंतर्गत देखते हैं कि पालघाट कहाँ पर अवस्थित है। पालघाट नीलगिरी और नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में स्थित है। भोरघाट आपका महाराष्ट्र में स्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में है। लेह जाने का जो रास्ता है वह जो जिला दर्रे से होकर जाता है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था, वही आपका नाथुला दर्रा आता है। अब आते हैं सही सुमेलित के तौर पर, जिसमें पहाड़ी दर्रा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिए गए। माणा और नीति दर्रा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। जो जिला है लद्दाख में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में और नाथुला आपका सिक्किम में आता है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें चांगला जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित, लद्दाख में स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। बोमिडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में। और सेला जो है उत्तराखंड में आता है। अब आता है आपका थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो आपका खैबर दर्रा जो आता है वह पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। किगरी बिंगरी नीति माना क्या है? या एक दर्रे हैं, इसके संदर्भ में इसकी उपरोक्त व्याख्या है। अब आता है आपका सही सुमेलित दिया गया है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय दर्रा और राज्य दिए गए। पर्वतीय दर्रे में आता है बूमला जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जलेपिला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में। और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आते हैं और भी दर्रे, जिसमें आता है माना उत्तराखंड में, नीति उत्तराखंड में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में और वाघिल जो आता है लद्दाख में आता है। रोहतांग दर्रा की अवस्थिति क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में देखा जाए तो सिपकुला, लिपुलेख, नाथुला और बोमिडाला इसके प्रमुख दर्रे आते हैं। जो जिला नाथुला, खैबर, रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वह नाथुला या ऊंचाई लगभग 14,450 फीट की होती है। अब आता है हिमरेखा और हिमनद के बारे में, जिसमें हिमालय में हिमरेखा कितनी है? 4300 से 6000 मीटर के बीच के पूर्व में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद आता है वह सियाचिन हिमनद है। फिर इसके बाद आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय की हिमनदों में पिघलने वाली गति है सबसे अधिक। हिस्पार, जेमू, मिलाप, रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में अवस्थित है? वह मिलाप हिमनद आता है। सियाचिन हिमनद अवस्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा आता है? वह गंगोत्री हिमनद है। इसके बाद आती है आपकी हिमनद और नदी के बारे में, जिसमें बंदरपूछ यमुना में स्थित है। बारासिगरी, चेनाब, मिलाप जो आता है गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा में और जेमू जो है वह तीस्ता नदी से संबंधित है। अब आते हैं आपकी हिमनद की लंबाई के घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आपका आता है हिस्पर, फिर बुआबो, फिर आता है दांग द्रोग, फिर सोनापारी, फिर बारासिगरी इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं आपके पठार के बारे में। पठार के संदर्भ में आते हैं कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, जो कहाँ की है? क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार का भाग है वह प्रायद्वीपीय खंड का आता है।
अब आता है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं कहाँ पर? सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण आता है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर पठार है। फिर आता है आपका कि मानचित्र में दिया गया है जिसमें ABC को चित्रित किया गया है, जिसमें A आपका जो है वह रिफ्ट घाटी वैली है, जो आपका B आता है वह छत्तीसगढ़ का मैदान है, और C आता है जो छोटा नागपुर पठार, और D आता है वर्षा छाया क्षेत्र आता है। तो ये प्रमुख संदर्भ दिए गए हैं जिसमें ABCD के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें A आपको संबोधित कर रहा है रिफ्ट घाटी को, B आपको छत्तीसगढ़ मैदान को, और C छोटा नागपुर पठार को, और D वर्षा छाया क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब आता है आपका मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है वह मालवा का पठार आता है। अब आता है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, वह मुख्यतः कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आता है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? वह मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ में से मेघालय का पठार अंश नहीं है भुवन पहाड़ियों का। अब आता है आपके तटीय भाग के संदर्भ में। तटीय भाग के संदर्भ में आपका पहला आता है भारत की तटरेखा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला आता है कि भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। दूसरा आता है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य का है। और भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगी हुई है? आपके 9 राज्यों से भारत की तटरेखा लगी हुई है। अब आते हैं आपके और भी नेक्स्ट की प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका पश्चिमी तट के संदर्भ में, जिसमें भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम देखा जाए तो उसमें जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल इसके अंतर्गत एक उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अब आता है आपका कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी और ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तड़ाग सब मिलकर उद्भूत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित करता है वह तमिलनाडु के तट को वर्णित करता है। फिर आता है आपका कि मानचित्र दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि यह मानचित्र किसको संबोधित करता है। इसमें तटीय क्षेत्र के अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को इसके अंतर्गत दिखा गया है। ये तटीय क्षेत्र की जो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है उसको इसमें संदर्भित किया गया। अब आता है आपका कि जंजीरा, उडुपी, ओरोविली, तूतीकोर इन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर आता है आपका जंजीरा, उडुपी आता है। सूची 1 और 2 सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें सूची 1 सागर पुलिन और राज्य दिए गए हैं, जिसमें दीर्घा जो सागर पुलिन है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में और मरीना जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। अब आता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम दिया गया है वह कोरोमंडल तट आता है। फिर आता है कि भारत में तटों के कृष्णा डेल्टा में एवं कैप कमोरन में मध्य स्थित है वह कोरोमंडल तट आता है। कैप कमोरन में इस नाम से जाना जाता है वह कन्याकुमारी है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कोंकण तट आता है। अब आता है आपका द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के संदर्भ में पहला आता है आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सेंडल पीक स्थित है। वह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब आता है आपका कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 836 द्वीप, टापू या पथरीली चट्टानें आती हैं। अब आता है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान निकोबार को। वैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है वह वैरन द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, जिसमें राम सेतु शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से। फिर आता है बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सुमात्रा, बोर्निया, जावा, श्रीलंका में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबके निकट स्थित है? वह सुमात्रा द्वीप आता है। अब आता है आपका कि अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में, जिसमें लक्षद्वीप स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। भारत की प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित। लक्षद्वीप में स्थित है 36 द्वीप आते हैं। अब आता है कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? वह कैम्बे की खाड़ी में।
भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा में सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं भाई आपका मिनिकॉय द्वीप आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप आता है आपका रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। तिलंचोंग, अगाथी, कवरत्ती एवं कल्पेनी में से वह द्वीप जो लक्का द्वीप समूह में अंग नहीं है वह आता है आपका तिलंचोंग। इसमें सही सुमेलित दिया गया है जिसमें द्वीप और अवस्थिति दी गई है, जिसमें बेंत से उधर जो है वह कच्ची की खाड़ी में स्थित है, पिरम खंबात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर तट पर और दीव जो है वह काठियावाड़ तट पर अवस्थित है। अब आता है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ पर, कच्ची के रन में। सर क्रीक का विवाद जो है वह भारत पाकिस्तान देशों के मध्य में आता है। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, वह लक्षद्वीप के निकट होता है। अब आता है आपका भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जिसमें राज्य दिए गए हैं, जिसमें लातूर जिला है आपका महाराष्ट्र से संबंधित। विदर्भ एक प्रादेशिक देश है जिसमें भारत व यह महाराष्ट्र का एक अंग आता है। पाट अंचल अवस्थित है वह झारखंड में स्थित है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि झुमरी तलैया या रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है झारखंड के कोडरमा में। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के घेरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमडी कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली अवस्थित है बेंगलुरु में। सही सुमेलित दिया गया है जिसमें औरंगाबाद जो है वह महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक में और गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं आपके सही सुमेलित में, जिसमें छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ मैदान में, झारखंड छोटा नागपुर पठार में, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश में और कर्नाटक मलनाड में स्थित है। अब आता है आपका अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतास में राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। खुर्जा, करनाल और रोहतक आता है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग जो कि उसके उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है 5 राज्यों में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य आते हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आता है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, वह चौथा स्थान आता है। भारत में राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उनके क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लगाएं तो इसमें पहले नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड आता है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों के क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वह उत्तराखंड आता है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है और ये 3 राज्य हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के में 12वां राज्य आता है बिहार, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। कितने राज्यों से असम घिरा हुआ है? 7 राज्य। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है बेंगलुरु की। फिर आता है आपका कि राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन दिया गया है कि यह विश्व का सबसे घना वन स्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप का रहा है और यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त हो और शुद्ध बोए गए क्षेत्र की वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा हुआ है। अब आता है आपका कि भारत का एक विशेष राज्य जो इन विशेषताओं से युक्त है, जिसमें पहला आता है कि यह उसी अक्षांश पर स्थित हो जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत आता है और तीसरा आता है कि 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में होते हैं। वह अरुणाचल प्रदेश है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की इस विशेषता को संबोधित करता है। अब आता है आपका मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? वह आपका पश्चिम बंगाल आता है। फिर आता है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य हैं 4 राज्य हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से सोनभद्र की सीमा स्पर्श करती है। अब आता है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों की सीमावर्ती है, वह कर्नाटक आता है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाने वाले राज्यों में आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर और भारत के 29वें राज्य की तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, वह बेंगलुरु आता है। सही सुमेलित के लिए दिया गया जिसमें असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, मेघालय, शिलोंग के अंतर्गत आता है।
फिर आता है आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में से वह राज्य जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, वह आपका मध्य प्रदेश आता है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के जिलों में सीमाबद्ध है, वह 8 जिले आपके आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है वह उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, वह तमिलनाडु है। भारत में राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है, वह आपका महाराष्ट्र आता है। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाया जाए तो इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा जिला है, वह कच्छ, गुजरात आता है। सही सुमेलित दिया गया है जिसमें राज्य और राजधानी, जिसमें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर आती है। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, वह आपका झारखंड आता है। फिर आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख क्षेत्रफल और दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है और पुदुचेरी क्षेत्र विभाजित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में पुदुचेरी को विभाजित किया गया। त्रिपुरा, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है, उसके अंतर्गत आपका त्रिपुरा है। दमन और दीप के बारे में सत्य कथन दिया गया है जिसमें दमन और दीप के बीच खंबात की खाड़ी और इसकी राजधानी आपकी दमन है। दमन की राजधानी क्या है प्रेजेंट में, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीप। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं आपके दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख आते हैं। तो ये भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब आती हैं भारत की जनजातियां एवं प्रजाति के बारे में। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होती है। इनको संदर्भित किया जाता है मंगोलाइट जनों के द्वारा। अब आता है आपका नेक्स्ट कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, वह मंगोलाइट पाया जाता है। इरूलर, खासी, संथाल, थारू में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है, वह संथाल है। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित होती है, वह दक्षिण भारत में। भारत में एकमात्र मानवाद कवि पाया जाता है, वह असम का श्वेत भोग गिवन पाया जाता है। राज्य जिनके जनजातीय समुदाय में पहचान नहीं की गई है, वह आता है हरियाणा, पंजाब। फिर इसमें जनजाति और मूल राज्य दिए गए जिसमें थारू जनजाति उत्तराखंड में, भूटिया सिक्किम और मुंडा आपकी झारखंड में स्थित है। फिर आता है कि वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, वह थारू जनजाति है। थारू लोगों का निवास स्थान होता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में आता है। जनजाति और राज्य के रूप में सुमेलित किया गया है जिसमें लिम्बू सिक्किम में, कार्बी असम में, डोंगरिया कौंद उड़ीसा में, बोंडा उड़ीसा में आता है। अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जाति है जिसमें आती है गद्दी। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी होते हैं पूर्वी भारत के। भूटिया, फुक्सा, जौनसारी, थारू में से ऋतु प्रवास किए जाते हैं भूटिया में। बोडो निवासी स्थित है गारो पहाड़ियों में स्थित है। गारो जनजाति स्थित है मेघालय, असम, मिजोरम की। गारो खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम में। चेंचू, लेपचा, डफला, डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति आती है। टोडू एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। संथाल, मुंडा, भील, थारू में से एक जनजाति जो सरहल त्योहार मनाती है वह मुंडा आती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप में है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें जनजाति और राज्य, जिसमें भोटिया जनजाति आपकी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आती है, खारी जनजाति मेघालय में और संथाल जनजाति झारखंड एवं टोडा जनजाति तमिलनाडु में आती है। अब आते हैं सुमेलित के तौर पर जिसमें राज्य एवं त्यौहार दिए गए। बिहू जो है वह असम में स्थित है, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में स्थित है। सही सुमेलित दिया गया है जिसमें राज्य और मुख्य भाषा आती है जिसमें गोवा कोंकणी में, मेघालय खासी में, सिक्किम भूटिया लेपचा में आता है। सही सुमेलित संदर्भ में दिया गया है कि अंगामी जनजाति आपकी नागालैंड की है, आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की, भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की और गोंड जनजाति आपके मध्य प्रदेश में आती है। भील जनजाति के बारे में, भील जाति महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुपतित्व की प्रथा वाली मानी जाती है। जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इराबा, नायर जनजाति आती है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें जनजाति और निवास स्थान है जिसमें भील जनजाति राजस्थान गुजरात में, संथाल झारखंड में, राजी जनजाति उत्तराखंड में आती है। अब आती है आपके सही सुमेलित में जिसमें जनजाति और क्षेत्र है जिसमें बिरहोर जनजाति झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनेरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आती है।
अब आती है आपकी सहरिया जनजाति के लोग, जो हाल में चर्चा में थे। उसका निवास स्थान राजस्थान है। अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह संबंधित है हो आदिवासी समुदाय का। अब आता है आपका नेक्स्ट, जिसमें सूची 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जनजाति और निवास स्थान है। जिसमें जनजाति जौनसारी है, वो उत्तराखंड में है। भील जनजाति आपके मध्य प्रदेश में आती है। और भी अन्य जनजाति है, जिसमें खरिया जनजाति उड़ीसा की, कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत की, और यानदी जनजाति आंध्र प्रदेश की, और पालियन जनजाति केरल में स्थित है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास का होना। सुमेलित किया गया है, जिसमें पहाड़ी कोरबा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। बैगा मंडला में। मारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा में, वो सहरिया ग्वालियर में आती है। फिर और भी जनजाति आती है, जिसमें मोपला आपके केरल में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, और मुंडा झारखंड में आती है। भारत में चांगला समुदाय के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि वे मुख्यतः लद्दाख में रहते हैं। वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियों को पालते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये चांगपा समुदाय के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आपके निवास स्थान के बारे में कि बुक्सा जनजाति जो है वह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, कोल जबलपुर में, मुंडा छोटा नागपुर में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में आती है। राज्यों और जनजातियों के बीच सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें असम की जनजाति मेरी, नागालैंड की कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में आपातानी, आंध्र प्रदेश में लंबाडा पाई जाती है। जुलू जनजाति निवास करती है, वह दक्षिण अफ्रीका में आपकी जुलू जनजाति निवास करती है। सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा भारिया में, मंडला गोंड में, झाबुआ भील में, और शिवपुरी सहरिया में पाई जाती है। अब आता है इसके अंतर्गत और भी, जिसमें आता है लोहासुर अपना देवता मानती है किस जनजाति को? अगर यह जनजाति जो है वह लोहासुर को अपना देवता मानती है। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में ओन जनजाति के लोग निवास करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में निवास में रही है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति आपकी जारवा जनजाति है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है, वह पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। भूटिया, खासी, संताल और टोडा में झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। कुडुख बोली जाती है ओराव जनजाति के लोगों द्वारा। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ राज्यों में से किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? हलाम नोटिया जनजाति आपके त्रिपुरा में पाई जाती है। अब इसमें सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें जनजाति और उनके राज्य दिए गए। कोटा जनजाति आपके तमिलनाडु में है। गौंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, और खस जनजाति जो है वह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वनवेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। वह जनजाति जिनके रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं वह भुजिया जनजाति है। जिस जनजाति में आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है वह कमार है। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा जनजाति की। फिर आता है गोदना गदवाने वाली अनुसूचित जनजाति है, वह कौन सी आती है? ओझा। भरमौर जनजाति क्षेत्र में संबंधित प्रांत है, वह हिमाचल प्रदेश है। किस पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? वह बैगा जनजाति है। वह राज्य जिसमें हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है वह त्रिपुरा है। कबर, कोरा, करमाली, कोरबा में आदिम जनजाति पाई जाती है, वह कोरबा जनजाति आती है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में से किस राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है? वह झारखंड है। हालचू, रेंगमा, ओंजो, सोमपेन जनजातियों में से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है, वह रेंगमा जनजाति आपकी आती है। अब आती है आपकी भाषाओं के बारे में कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाली सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बांग्ला भाषा का नंबर आता है। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा आती है आपकी खासी भाषा। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन भाषाई समूह आता है। अब आता है आपका कि इसमें अवस्थिति को दिखाया गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की अवस्थिति को दिखाया गया, जिसमें ABCD के क्रम में आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट की नहीं, इंडिया की ही अवस्थिति को दिखाया गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि आपको बताना है कि कौन सी यह अवस्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो आपका यहाँ का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है वहाँ पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, और यहाँ बीच वाले क्षेत्र में अवधी, और यहाँ वाले क्षेत्र में भोजपुरी, और यहाँ पर मैथिली जो कि बिहार से टच हो जाता है वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। तो इसके संदर्भ में इसको तीनों को दिखाया गया है, चारों को। अब आता है कि वर्ष 2014 में पार्श्व भाषा का दर्जा दिया गया उड़िया भाषा को। भारत के संदर्भ में हल भी हो कोई पद संबंधित है जनजातीय भाषा से। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? वह बंगाली भाषा आती है। अब आता है आपका अपवाह्य तंत्र। अपवाह्य तंत्र के संदर्भ में आपका पहला आता है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का उदाहरण आपकी पूर्ववर्ती अपवाह्य तंत्र का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। फिर आता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां आती हैं आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। अब इसमें कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन कहता है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, और कारण कहता है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो इसमें आपका कथन तो सही है लेकिन कारण आपका गलत है। अब इसमें दिया गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग होती है, वह आपकी 6000 मीटर तक होती है।
सत्य कथन दिए गए हैं जिसमें देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। इसके संदर्भ में ये सत्य कथन है। अब आता है आपका कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए दिया है। सूची 1 कहती है जिसमें स्थल है और इसमें नदियों के संगम है। रुद्रप्रयाग आपका जो है वह अलकनंदा मंदाकिनी से संबंधित है। नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार से, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी से संबंधित है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है वह देवप्रयाग में स्थित है। फिर आता है आपका कि मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। अब आता है आपका नेक्स्ट कि वह नदी तट जिस पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है वह आती है आपकी अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है वह गंगा नदी आती है। पूर्वी धौली गंगा की नदी की सहायक है काली नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी आती है आपकी मंदाकिनी। यमुना नदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम आता है आपका चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदी आती है। कैन, सोन, बेतवा, चंबल में से वह नदी जो यमुना में नहीं मिलती है वह सोन नदी आती है। मोरीबंद डेल्टा उपभाग है बंगाल डेल्टा का। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है वह बराकर और उत्तरी कोयल आता है। फिर आता है भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम हुआ है गोमती नदी में। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है और कारण कहता है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। अब आता है आपका जिसमें आपका कथन तो सही है लेकिन आपका कारण गलत है क्योंकि यमुना जो है वह सतत वाहिनी नदी आती है। अब आता है आपका कि बेतवा, चंबल, कैन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी है वह आपका रामगंगा आता है कि यह सभी रामगंगा जो है वह गंगा की सहायक नदी है ना कि यमुना की सहायक नदी है। अब आता है आपका कि यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ कोटी से। बेतवा नदी निकलती है यमुना से। फिर आता है मिलती है यमुना में। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन नदी। गोमती, घाघरा, कोसी, सोन में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है वह सोन नदी आती है। फिर आता है कि यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी आती है आपकी कैमूर श्रेणी। फिर आता है कि महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है आपकी सोन है जो कि 7055 वर्ग किलोमीटर है। अब आपका सही कथन दिया गया है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या आपकी 12 आती है। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है वह पटना आता है। सोन, हिंडन, गंडक, सोरदा में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है वह गंडक नदी है। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। पुनपुन, अजय, जलांगी, जोंक में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है वह आपकी जोंक नदी आती है। अब आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखा जाए तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने के ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है और यह यू टर्न बनता है एक भूविज्ञान के तरोड़ हिमालय के अर्ध संघीय नमन के कारण। तो इसके यू टर्न बनने का ये कारण है। अब आता है कि भारत में यरलुंग जंगपू नदी नाम जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर आता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंध आती है। बराक, लोहित, सुबनसिरी से अरुणाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियां आती है लोहित, सुबनसिरी। मानस नदी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपू या सापू नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जिसमें दिबांग, कमेंग और लोहित आता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध, ब्यास, तापी में से वह नदी है जिनका स्रोत एक ही है वह ब्रह्मपुत्र और सिंधु आती है। इस नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है वह रंगित नदी है। फिर आपके कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की नदी की सहायक और आज कल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कहता है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। जिसमें कथन और कारण दोनों सत्र हैं जिसमें कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब आता है कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण कहता है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्य हैं जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। अब आते हैं आपके कथन कारण जिसमें कथन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण आता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं जिसमें ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अब आता है आपका कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि आपकी अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिप्त घाटी में विस्तृत है और यह बिंद और चतपड़ा के बीच बहती हैं।
अब आता है कि नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। अब आता है आपका कि कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण कहता है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, जिसमें कथन तो सही गलत है आपका, लेकिन कारण आपका सही है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती आती है। कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है वह ताप्ती या तापी नदी है। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी का उदाहरण एक भ्रंश घाटी है। रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। फिर आता है पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती है। तवास की सहायक नदी नर्मदा नदी है। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, वह कावेरी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। कावेरी नदी जिन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से होकर गुजरती है वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी आता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य आता है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है वह आपकी ताप्ती नदी आती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में सही अनुक्रम में आता है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, तो उसमें आता है सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और बेगई आता है। गोदावरी, तापी, कावेरी कंबाम में से पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है, वह आपकी तापी नदी आती है। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता क्रम देखा जाए तो सबसे लंबी नदी के आरंभ तक कर सबसे छोटी नदी तक, जिसमें सबसे लंबी नदी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी आती। सही कथन दिया गया है जिसमें महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है और कावेरी नदी का उद्भव कर्नाटक से होता है। तो ये प्रमुख कथन दिए गए हैं जो कि सत्य है। अब आती है तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है। फिर वह नदी जिसकी घाटी गहरी भूमि के लिए विख्यात है वह चंबल है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह तंत्र कैसा है? वृक्षनुमा आता है। सोन नर्मदा महानदी निकलती है, सोन नर्मदा अमरकंटक से और महानदी सिंहावा पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वह महानदी आती है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वह महानदी होता है। साबरमती, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी में से वह नदी है जिनके घाटों में जल का अभाव होता है वह साबरमती और ताप्ती घाटों की है। वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है वह दूसरी अरब सागर की प्रवाहित होती है वह अमरकंटक कहलाती है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल है बेलाडीला पहाड़ी में। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पामबार, भवानी और कवानी आता है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और माही आती है। नर्मदा, महानदी तथा गोदावरी, कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार नदियों में से गोदावरी के सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। भारत का दूसरा नदी बेसन गोदावरी नदी बेसन आता है। सही सम्मिलित करने के लिए दिया गया है जिसमें उद्गम क्षेत्र और नदी है, जिसमें ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपकी कावेरी नदी से संबंधित है। बेरीनांग या सोता झरना झेलम नदी से, महाबलेश्वर कृष्णा नदी से और छोटा नागपुर का पठार सुवर्ण रेखा नदी से संबंधित है। अब आता है आपका नर्मदा, सोन, चंबल, तापी नदी घाटियों में से गहरी घट्ट भूमि के लिए विख्यात है वह आपका चंबल आता है। अब आता है कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? वह संरचनात्मक मूल संरचना है। फिर ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्ण रेखा और वंशधारा में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट में मिलती है? वह नागावली और वंशधारा है। ज्वालामुखी मूल, वायु मूल, संरचनात्मक मूल या हिमालय मूल में से वह लक्षण जो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है वह संरचनात्मक मूल लक्षण आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि सही सुमेलित दिया गया है जिसमें नदी और उद्गम स्थल दिए गए कि मांड जो है वह मेन पार्ट में स्थित है। मनास जो है देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है। जोंक, सोनबेरा पठार से और कैलू नदी आपकी लोडेंग पहाड़ी से निकलती है। और भी अन्य नदियां हैं जिसके अंतर्गत आता है कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी वह है सतलज। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में चिनाब, झेलम, रावी, सतलज नदियों के तीनों नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु में मिलती है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, वह सतलज आती है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें नदी और सहायक नदी है, जिसमें वर्धा नदी पेनगंगा की सहायक नदी है, महानदी शिवनाथ की, दामोदर बराकर की और कावेरी आपकी भवानी की सहायक नदी है। और भी सुमेलित है। सहायक नदी के संदर्भ में यमुना की सहायक नदी बेतवा, चंबल की क्षिप्रा और गोदावरी की बैनगंगा और नर्मदा की तवा आती है। फिर आता है सहायक नदी और भी है, जिसमें कावेरी की हेमावती, कृष्णा की मालप्रभा, मंजीरा गोदावरी की और प्राणहिता गोदावरी की आती है। दूधगंगा नदी अवस्थित है। दूधगंगा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में दूधगंगा नदी अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी आती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जिसमें आता है कोयला, यरला, दीना, वर्णा, घाटप्रभा आदि नदियां इसकी आती हैं। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम देखा जाए तो इसमें किशनगंगा, गंगा, बैनगंगा और पेनगंगा आते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों के क्रम में आता है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना इसकी प्रमुख नदियां आती हैं। अब आता है कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, जिसमें नेपाल और काठमांडू के निकटवर्ती स्थानों को दिखाया गया है कि कौन सी नदी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो नदी आती है वह आती है गंडक, फिर यहाँ आपकी गंगा, फिर यहाँ पर गोमती और यहाँ पर घाघरा नदी आती है। तो इस सीक्वेंस को ये दिखाया गया। अब आता है कि दामोदर नदी निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर की सहायक नदी हुगली की है। गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी में से दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिनमें निम्नावलन के कारण विध्वंस घाटी है वह दामोदर है। गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी में से भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वह आपकी दामोदर है। ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा भूमि बंधित नदी है वह लूनी की है। लूनी नदी संदर्भित है, यह कच्छ की रेत की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती। माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है वह घग्गर है आपकी। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है वह कोसी नदी है। खारी नदी जिससे अब्बाय तंत्र का अंग है वह कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं है वह कोसी नदी है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की वह कोसी नदी है। भारत में नदियों स्पीति, सतलज, श्योक, जौस्कर में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदी का सही क्रम देखा जाए तो इसमें श्योक, जौस्कर, स्पीति और सतलज आता है। संताल परगना में लगने वाली दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संदर्भ में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें राज्यों और नदियों के नाम हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत कैन और बेतवा नदी आती है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, वह अवस्थित है बेतवा नदी पर। कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा में से वह नदी जिसे दक्षिण भारत की गंडी कोटा नदी या केनियन से निर्मित हुई है वह पेन्नार नदी है। कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन कहता है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और कारण कहता है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में एक मंद प्रवणता है। तो इसमें कथन गलत है आपका और कारण आपका सही है। अब आता है आपका कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है चेनाब नदी पर। बांसपा, स्पीति, रावी, ब्यास में से वह नदी जो सतलुज की सहायक नदी नहीं है वह रावी नदी आती है। महात्मा गांधी सेतु अवस्थित है बिहार राज्य में। फिर आता है व्यास, रावी, चेनाब, सतलज में से वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है वह सतलज है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह आती है ब्रह्मपुत्रा। फिर आता है मुख्य नदी और सहायक नदी है, जिसमें गोदावरी मंजिरा की, कृष्णा नदी भीमा की, ब्रह्मपुत्र तिस्ता की, गोदावरी इंद्रावती की और यमुना चंबल केन की सहायक नदी है। अब आता है कि भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों में दिया गया नदियां हैं। नदी में यमुना नदी यमुनोत्री की और कृष्णा ये महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नासिक से और महानदी सिहावा से निकलती है। क्षिप्रा, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती में से वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती है वह बेतवा नदी होती है। चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा में से वह नदी जो अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है वह दामोदर नदी है। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है वह लूनी नदी है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण आता है चंबल में। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में। पार्वती, लूनी, माही, जवाई में से वह नदी जो मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है वह आपकी माही नदी आती है। फिर आते हैं किशनगंगा, एक सहायक नदी है किसकी है? झेलम नदी की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह बिहार झील है। महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक में से वह नदी जिसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होता है वह सोन नदी है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु में से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? वह लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में बहती हैं।
अब आता है आपका कि दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ निकलती हैं छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया और बारकी में से कौन सी दामोदर नदी घाटी की सहायक है? वह इंद्रावती आती है। फिर आता है आपका कि इसमें दोआब और नदियाँ दी गई हैं, जिसमें बिष्ट दोआब किसको कहा जाता है? ब्यास और सतलज के मध्य को। बारी दोआब जो है वह रावी और ब्यास के। रचना दोआब रावी और चिनाब को। चाज दोआब चिनाब और झेलम के कहा जाता है। सही कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन आता है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्ष में पर निर्भर करती हैं। दूसरा कथन दिया गया कि हिमालयी नदियाँ ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही आपके सही हैं। अब आता है आपका कि नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में जानते हैं, जिसमें गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर बसा हुआ है। भागीरथी के किनारे स्थित शहर उत्तरकाशी आता है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित नहीं है महानदी के तट पर। अब आता है और भी सुमेलित हैं, जिसमें नगर और सीमावर्ती नगर हैं, जिसमें बैतूल आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा, गोरखपुर राप्ती, लुधियाना सतलज में है। फिर आता है आपका सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर, कोटा चंबल में, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी, पंढरपुर चंद्रभागा या भीमा पर, तिरुचिरापल्ली कावेरी में और हम्पी तुंगभद्रा में स्थित है। कश्मीर के पहलगाम में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो लिद्दड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पर। अब आता है आपका प्रताप एवं झीलों के बारे में। पिन्होंडरू प्रताप कहाँ निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। जलप्रपात और नदियों के संदर्भ में आता है कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम प्रताप जो है वो कावेरी नदी पर। चित्रकूट प्रपात इंद्रावती पर। दूध सागर मांडवी डुडुमा मत्स्यकुंड पर। गोकाक घाट प्रभा पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। लोध या बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर। और चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती पर नदी पर स्थित है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है वह चित्रकूट प्रपात आता है। भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर प्रताप। अमृत सागर जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर। भेड़ाघाट स्थित है धुआंधार जलप्रपात पर। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह 9 है कालिकाई जलप्रपात जो कि मेघालय में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 183 मीटर है। वेम्बनाथ झील केरल में है। अष्टकुमुंडी चिल्का पेरियार पुलिकट झील में कौन सा लैगून है? वह पेरियार कृत्रिम झील है। फिर आता है कि भारत के पूर्वी तट में स्थित बड़ी लैगून झील स्थित है वह चिल्का है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। चिल्का झील अवस्थित है उत्तरी सर्कल तट पर। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी भी झील पुलिकट है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश पीलीभीत में है। फिर सही सुमेलित दिया गया है जिसमें झील और अवस्थिति है। लोकटक झील मणिपुर में। डिंडवाड़ा उदय सागर राजस्थान में। चपनाला असम में। लोनार महाराष्ट्र में। नक्की राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। डल झील कश्मीर में स्थित है। और पुलिकट झील आपकी आती है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। अब आता है आपका कि हमीरसर झील जो कोलेरू झील सला झील और चपनाला झीलों में असम में स्थित झील है चपनाला झील। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील अंचार झील श्रीनगर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत के संदर्भ में डिंडवाना कुचामन सररगोल और खाटू किसके नाम है? एलावड़ झील के। सही सूची दी गई है जिसमें सूची 1 है में सुमेलित किया गया अष्टमुडी जो है वह केरल में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु में। रूपकुंड उत्तराखंड में। सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। कोडाई कनाल एक प्रकार की झील है। कृत्रिम झील के उदाहरण तमिलनाडु में। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कयाल है ये केरल के लैगून में। तेलहाड़ कुंड प्रपाताप कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार या गंवार झील है। सही सुमेलित किया गया है जिसमें साला अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल हरियाणा में। कालीबेली तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है आपका कि राज्य और गर्म झरने हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्ता पानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी आता है। और भी सुमेलित है भारत के जलप्रपात में जिसमें दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार उड़ीसा में, पलानी हिमाचल प्रदेश में आता है। अब आता है आर्द्रभूमि झील में जिसमें अवस्थान है रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में। सस्ता कोत्ता झील केरल में अवस्थित है। अब आती हैं आपकी और भी झीलें।
यहाँ पर झीलों का चैप्टर फिनिश होता है। अब आता है आपका जलवायु। जलवायु के संदर्भ में सबसे पहले आपका टॉपिक आता है मानसून के बारे में। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। निम्न कथन दिए गए हैं जिसमें कथन और कारण है। कथन कहता है कि मानसून मूलतः मानसूनी देश है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। और कारण कहता है कि उच्च हिमालय उसे हिमालय जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हो और आर एक का स्पष्टीकरण भी है। अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह हो, और कारण कहता है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच ही बीच में स्थित है। तो इसमें कथन आपका सही है, कारण गलत है। अब आता है कि भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वह केरल है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवन के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब और हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब दिया गया है, नीचे दिए गए जलवायु आरेख दिया गया है जिसमें आपको जलवायु के संदर्भ में दिखाया गया है। तो ये जो जलवायु है, यह जलवायु भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अवस्थिति को दर्शाती है। अब आता है आपका कि मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु में भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह। भारत को उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय विभाजन करने के आधार पर मानी गई जनवरी को समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस की आती है। अब इसमें जो स्थिति दिखाई गई है जिसके अंतर्गत मानचित्र में ये किस का महीना दिखाया गया है? इसमें जुलाई माह के महीने को दिखाया गया है जिसमें इसमें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का दिखाया गया। अब आता है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं? नवंबर, दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है जिसका कारण है कि स्थल एवं समुद्र की विविधि तापमान का होना। सही कथन दिया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा कथन दिया गया है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। और भी अन्य कथन दिए गए जिसमें पहला आता है आईओडी की परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विभेदित है। और दूसरा दिया गया है कि आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उसमें उनकी ऊंचाई की भिन्नता के कारण। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आंध्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन में कौन सा क्षेत्र अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं हुआ है? वह छत्तीसगढ़ बेसिन है। सही कथन दिया गया है जिसमें भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग है। और दूसरा आता है कि अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना तथा तेजपुर में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? वह कोच्चि और तेजपुर है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है, यह पछुआ और ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य पाई जाती है। मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश को, बंगाल की खाड़ी से अधिक दाब परिस्थिति को, स्थल पर तापमान के बढ़ने से इसको संदर्भित करता है। अब आता है आपका कि राजस्थान के मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर सम्मानीय धाराओं की उत्पत्ति का होना। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार ऋतुएं पाई जाती है जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद एवं मानसूनी ऋतुएं होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण आता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं जो कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। अब आता है आपका वर्षा के संदर्भ में कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? वह कोरोमंडल तट होता है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। उत्तराखंड, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में। अब आता है कि ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, वह अजमेर और शिलोंग आता है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है और इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो यह संदर्भित करता है या चेन्नई को संदर्भित करता है। अब आता है भारतीय नगरों जिसमें पटना, कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली में सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम है जिसमें कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली आता है। आम्र वर्षा
संबंधित है, किससे संबंधित है? आम की वर्षा से। भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। अब आता है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र के तथा हिमालय आता है। अब आता है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश में प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर रह उड़ जाना और वर्षा का थोड़े ही महीने में जोर से होना। अब आता है ब जल प्रबंधन युक्ति, जो कि भारत में लागत की अधिकतम लाभ देने वाली है, वह वर्षा के जल संचयन की है। फिर आता है एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। भारत में औसत 200 किलोमीटर वर्षा होती है लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी भाग में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसमें नीचे दिए गए मानचित्र दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि यह वार्षिक वर्षा माध्य कितने से कितने तक घटता है। इसमें 100 से 150 तक की वर्षा को दिखाया गया है। 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा के संदर्भित किया गया। अब आता है आपका, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, वह बालोतरा में है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार परिभाषा के अनुसार वर्षा के दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है वह 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होता है। कथन और कारण दिया गया, जिसमें कथन कहता है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है। वो कारण कहता है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो उसमें आता है कि कारण और कथन दोनों सही हो, जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है। कारण कहता है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वेस्टी क्षेत्र में अवस्थित है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, कि जिसके अंतर्गत आपको भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि यह क्या दिखाया गया है। इसे अखिल भारतीय जल विभाजक के तौर पर दिखाया गया है। यह एक अखिल भारतीय जल विभाजक को इसके अंतर्गत दिखाया। अब आता है आपका नेक्स्ट, इसके अंतर्गत की जलवायु परिस्थितियां और कारण दिए गए हैं, जिसमें जलवायु परिस्थितियां दिखाई गई हैं। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, यह अक्षांश में स्थित है। हिमालय में हिमपात होता है वह तुंगता के कारण। पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी दाब के कारण। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। मौसमी नदियों में जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित हुई है? 40 जिलों में 7 राज्यों में। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। कारण कहता है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो इसमें कथन और कारण दिए गए हैं जो कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब आता है कि भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती है, वह पश्चिम से पूर्व की ओर, और चेरापूंजी स्थित है, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अब आता है शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में। शीतकालीन वर्षा में आता है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ में। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह उत्तर पश्चिमी पूर्वी मानसून होता है। अब आता है आपका कि कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारत में उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है और कारण कहता है कि जाड़ों के उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। अब आता है कि वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में वार्षिक बारिश होती है वह तमिलनाडु होता है। कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन कहता है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है। कारण कहता है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है। अब आता है भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आता है वह कौन सा कारण है जो भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? वह पश्चिमी विक्षोभ आता है। भारत में मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, वह जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है वह कोरोमंडल तट होता है। अब आता है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आता है कि वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ है कोरोमंडल तट। हुदहुद चक्रवात से भारत की जो तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वह आंध्र प्रदेश का तट है।
भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, कहाँ पर? हैदराबाद में। अब आता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। सही सुमेलित दिया गया है जिसमें प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश हैं जिसमें बाढ़ उत्तर प्रदेश मल्हारी के मैदान में, भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में अवस्थित है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि हिमालय के भूस्खलन में आवृत्ति में वृद्धि हुई है, कारण कहता है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। कथन और कारण दोनों सही है जो कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। भारत की बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। कथन एवं कारण के बारे में जानते हैं कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों पर द्वारा प्रभावित होता है और कारण कहता है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, वो कथन कारण की एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं है। अब आता है आपका कि कथन दिया गया है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। वो कारण कहता है कि कोयना बांध एक बड़े पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है जो कि एक दूसरे की व्याख्या है। अब आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उड़ीसा में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जहां की जा रही वह कौन सा है? लातूर महाराष्ट्र में। उत्तराखंड, कर्नाटक, पठार, कच्छ एवं हिमाचल प्रदेश में वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है वह कर्नाटक का पठार है। भारत को जिन भूकंपीय जोनों अंचलों में विभाजित किया गया है वह कौन से हैं? वह 4 जोन आते हैं। सही दिया गया है जिसमें भुज आता है आपका 5th नंबर के भूकंप जोन में, हैदराबाद 1st में, फिर आता है हैदराबाद 2nd में, श्रीनगर 5th में और चेन्नई 3rd नंबर में आता है। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई और कारण कहता है कि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई। तो इसमें ए और आर दोनों सही है जो कि आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र आता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी में स्थित है, वह भूमध्य रेखा पर स्थित है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें कथन कहता है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और कारण कहता है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। कथन और कारण दोनों सत्य हों और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब सही कथन दिए गए हैं कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है और भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो ये सही कथन दिए गए। अब आता है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र हैं जिसमें बाढ़ उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान है, भूकंप हिमालय क्षेत्र में, सूखा पश्चिमी व मध्य भारत क्षेत्र में, सुनामी भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है। समुद्री चक्रवाती तूफान जो कि तोकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? वह अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। अब आती हैं आपकी मिट्टियाँ। मिट्टियों में सबसे पहले आती है आपकी काली मिट्टी जिसमें वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है उसे रेगुर मिट्टियाँ कहते हैं। भारत में काली कपास की रचना किसके अपक्षयन से हुई है? वह बिद्री या फिसर ज्वालामुखी चट्टान के द्वारा हुई है। फिर आता है रेगुर का नाम क्या है? काली मिट्टी का। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं और कारण कहता है कि उनमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें कथन आपका सही है, कारण आपका गलत है। अब आता है कथन और कारण में कि कथन कहता है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और कारण कहता है कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब आता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेगुर मिट्टी आती है। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन कहता है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है और कारण कहता है कि उसमें नाइट्रोजन या जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कथन तो आपका सही है लेकिन कारण आपका गलत है। अब आता है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं मालवा के पठार में। फिर आता है कि मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह काली मिट्टी है। निम्न कथन दिए गए हैं जिसमें पहला दिया गया है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है और काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। करेवा प्रसिद्ध है किसके लिए? जाफरान की खेती या देसी खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब आता है आपका लेटराइट मिट्टी के बारे में। भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है कि लेटराइट मृदा उच्च ताप तथा भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में सही कथन दिया गया है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है।
अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध रूपित क्षेत्र के उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम होती है। और कारण कहता है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला या लेटराइट प्रकार की होती है। तो इसमें कथन सही है, कारण आपका गलत है। अब आता है लेटराइट मृदा की मिट्टी मिलती है कहाँ पर मिलती है? इसका सर्वाधिक विस्तार केरल, मारावाड़ तटीय प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र में मिलता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन दिया गया है कि उसमें चूना पत्थर में नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाती है वह लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा के विषय में सही कथन है कि यह मिट्टी उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दोमट या जड़ोल मिट्टी के बारे में, जिसमें दोमट मिट्टी के बारे में भारत सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जड़ोल मृदा में। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी में से भारत में सर्वाधिक बड़ा मिट्टी का भाग पाया जाता है कछारी मिट्टी का। गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी को कहलाती है बागर मिट्टी आती है। वह मृदा जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है वह बलुई दोमट मृदा आती है। दुमती या लोम मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? मिट्टी के सभी प्रकार के कणों में। जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जंगली मिट्टी में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है वह जलोढ़ मिट्टी है। वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित होती है वह जलोढ़ मृदा होती है। सही कथन दिया गया है जलोढ़ मृदा के संदर्भ में कि जलोढ़ मृदा भारत में कुल भूभाग में 33.5% हिस्से में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह मिट्टी उपजाऊ होती है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। अब आता है आपकी मिट्टी के विविधता के बारे में कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों की सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम में पाई जाती है। आलू, सूरगम, सूरजमुखी, मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर देती है वह मटर है। गेहूं, चावल, उड़द एवं गन्ना फसलों के लिए वह मृदा या वह फसल जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए फसल उगाई जाती है वह उड़द में होती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करने वाले आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग को प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह आता है जस्ता। फिर कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमरस का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कारण कहता है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र में वनाच्छादित आच्छादित है। तो कथन तो आपका गलत है लेकिन कारण आपका सही है। अब आता है आपका कि पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी किससे मिलता है? चिकनी मिट्टी से। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वह मृत्तिका होती है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। करीवास मृत्तिका जो कि जाफरान या केसर की एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है वह है कश्मीर हिमालय में। मिट्टी और राज्य दिए गए हैं, जिसमें मिट्टी जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में स्थित है, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान में। मटासी मिट्टी के बारे में सही कथन दिया गया है। मटासी मिट्टी यह एक पहली विशेषता है कि यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। दूसरी आती है कि इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। तीसरी आती है कि इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। अब आती है अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में। इसके अंतर्गत पहला आता है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना 6 से 7 है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है चूने या लाइम का। मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम के प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। मृदा की लवड़ी भवन मृदा में एकीकृत सिंचित जल में के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह या कुछ मृदाओं की अपारगम में बना देता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है वह अम्लीय मिट्टी आती है। अब आता है मृदा अपर्दन एवं सुधार के बारे में। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र होता है शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र, चंबल घाटी का क्षेत्र आता है। फिर आता है मालवा पठार उत्तर प्रदेश, तराई आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी में वह जो मृदा अपर्दन से अधिक प्रभावित है वह चंबल घाटी है। चंबल घाटी के खोए या गड्ढों के निर्माण का कारण अपर्दन है और वह अपर्दन प्रारूप होता है अवनालिका अपर्दन। अब आता है आपका कि मृदा अपर्दन की प्रक्रियाओं के सही क्रम दिए गए हैं, जिसमें आता है अस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रेल अपर्दन और अवनालिका अपर्दन आते हैं। कृषि भूमि व वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपर्दन तीव्रतम होता है वह शोरगम है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं जैसे सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर होना, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग वायुरोध के कारण होता है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपर्दन और मृदा क्षरण को रोका जाता है वनारोपण के द्वारा।
अब पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पहला आता है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह खैर है। वह वन जो भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है। सागौन या साल का उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य है वह है देवदार। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है वह छत्तीसगढ़ आता है। जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। सही सुमेलित किया गया है कि उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वन वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदर वन, पतझड़ वन राजस्थान में स्थित है। भारत में सागौन का सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कटहल, गुलर, आर्किड, फर्ण में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता है वह फर्ण होता है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है। एंटीलोप ओरेक्स और चीरू के बीच अंतर होता है। ओरेक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने वाली अनुकूलित होती है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए होते हैं। अब आता है सागौन। और सागौन कहाँ से मिलता है? मध्य भारत में। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरवन में और सिनकोना हिमालय की तराई में मिलता है। अब पढ़ते हैं कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अब इसमें वन के प्रकार और प्रदेश दिए गए हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान में पाया जाता है। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में पाया जाता है। अब आता है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों और सीलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित और अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। अब आता है देवदार, चीड़, साल, सागौन में से वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वह देवदार है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में से वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय अर्ध उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है वह मध्य प्रदेश है। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान कौन सा है? उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है वह खेजरी आता है। लीसा पाया जाता है चीड़ के वृक्ष में। अब सही सुमेलित दिया गया है जिसमें सूची 1 और 2 है। कच्छ वनस्पति और राज्य है अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कुडापुर कर्नाटक में, पिचवरम तमिलनाडु में और बेम्बनाथ केरल में स्थित है। केरल की कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं बेम्बनाथ कुन्नूर में। असम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में से उत्तरी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अवस्थिति है असम और केरल में। अब आता है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में से किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में घिरा है? वह मध्य प्रदेश है। खैर वृक्ष पाए जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय वनों में यह वृक्ष पाया जाता है। अब आता है आपका सिंचाई एवं नहरों के बारे में। सिंचाई एवं नहरों के संदर्भ में पहला आता है कि कृषि, घरेलू, खनन, औद्योगिक क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है कृषि क्षेत्र में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक में, उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में और जवाई परियोजना राजस्थान में स्थित है। कथन और कारण दिया गया है जिसमें कथन प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब और कारण कहता है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। अब आता है इसमें कि भारत के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप होते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा रहा है 2015-16 के अकॉर्डिंग? पंजाब। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि मृदा से उर्वरक ये पोषक हानि कम की जाती है और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जाता है। जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई इंगित करती है PWP सिंचाई को। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है वह उत्तर प्रदेश है। फिर आता है भारत के राज्यों की सिंचाई के उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम आता है। पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी हुई है कृष्णा गोदावरी नदियों के एकीकरण से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा करता है लघु और बृहद परियोजनाओं को। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। अब आता है आपका कि हरिके बैराज या इंदिरा गांधी नहर प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वह नदी कौन सी है? ब्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ हुआ? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज में।
अब आते हैं इंदिरा गांधी नहर जल का प्राप्त करती है ब्यास, रावी और सतलुज नदियों से। ब्यास नदी के पौंग बांध में जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। भारत में विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंगा नहर। गंगा नहर सबसे पुरानी इस नहरों में से एक है और इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? कृषि उत्पादन में बढ़ाना, बहुफसली खेती करना, भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर। हरियाली एक नई योजना है, जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना और वृक्षारोपण के लिए आती है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का लाभ है मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन करना है। इसमें सही सुमेलित किया गया है, जिसमें मंत्रालय और कार्य दिया गया है, जिसमें कार्यक्रम में परियोजना सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्षा पूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि या सहकारिता विकास के अंतर्गत आता है। अब आता है बर्फ किंगम नगर स्थित है कोरोमंडल तट पर। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। ड्रप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग में लाभ है खरपतवार में कमी, मृदा में अपर्दन, जल बचत, ऊर्जा एवं श्रम बचत आती है। नोट में दिया गया है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम है, जिसे फरवरी 2009 में एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक भाग है। अब आते हैं कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में वह क्षेत्र जिसमें जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है कृषि क्षेत्र का। अब आता है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में। सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है। फिर आता है सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है नर्मदा नदी पर। फिर आता है सरदार सरोवर सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में मेधा पाठ कर रहे हैं। बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा गांधी बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, बाण सागर सोन नदी पर। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई पर बढ़ाने के लिए निर्णय का विरोध कर रही है वह बांध है सरदार सरोवर। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भांगड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित वह राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी आता है। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में से किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर आता है। हीराकुंड बांध बनाया जाता है महानदी पर। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना हुआ है उसके अंतर्गत राणा प्रताप सागर है। चंबल नदी की निर्मित बांध है गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है चंबल घाटी परियोजना या मयूराक्षी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर आता है। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया गया है किस नदी पर है? यह भागीरथी नदी पर और भीलंगाना और भागीरथी के संगम पर इसे टिहरी में जिले में बनाया गया है। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी और भीलंगाना नदी पर। अब आता है आपका कि मैथौल बेल पहाड़ी चलैया बांध बना गए हैं बराकर नदी जो कि झारखंड में है। कथन और कारण दिए गए हैं कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी को पश्चिम की दुख की नदी मानी जाती है और कारण कहता है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव धीमा होता है। तो कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई 1948 में। तवा परियोजना स्थित है तवा नदी पर। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित है। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है और इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। वह परियोजना जो भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है वह चूखा बांध परियोजना है। सूची 1 और 2 दी गई है जिसमें परियोजना है भाखड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा, पोंच प्रवाद गोदावरी, जायकवाड़ी गोदावरी, टिहरी भागीरथी है। फिर आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना। मदुरई, मद्रास, बेंगलुरु, तिरुचिरापल्ली में से वह शहर जिसमें तेलुगु गंगा परियोजना को पेयजल प्रदान किया गया है चेन्नई को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ था।
अब आता है आपका सही सुमेलित करने को दिया गया है, जिसमें नदियाँ और बांध हैं। नदी है, कावेरी नदी पर बैतूल बांध बना है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, चंबल नदी पर गांधी सागर और बेतवा नदी पर माटर टीला, ताप्ती नदी पर काकरा पारा बांध बना हुआ है। अब आता है और भी आपके कि मैटूर बांध जो बना हुआ है वह तमिलनाडु में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर, हीराकुंड उड़ीसा में। मेदिनीपुर नहर कहाँ पर है? कंसावती नदी पर बनाई गई। तवा परियोजना तवा नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर और खड़गवासला परियोजना मुथा नदी पर स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्राबाग पुराना स्टेशन है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है दार्जिलिंग में। बांध और इसमें प्रदेश दिए गए हैं, जिसमें फरक का आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, घाट प्रवाह कर्नाटक में स्थित है, हीराकुंड उड़ीसा में और काकरापार गुजरात में स्थित है। अब सूची 1 और 2 दी गई है, जिसमें रिहिंद उत्तर प्रदेश में, उकाई आपका गुजरात में, कोयना महाराष्ट्र में। इसमें बांध और झीलें दी गई हैं, जिसमें नदी है गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है, कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी दोआब क्षेत्र में, उकाई जलाशय ताप्ती में, बुलर झील झीलम में स्थित है। कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर। तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से। पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी राजस्थान पर। झेलम नदी जो है वह तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। बगलिहार प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक की समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह चिनाब नदी है। बगलिहार पनबिजली परियोजना जो हाल में चर्चित रही वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आता है आपका सिंचाई परियोजना और राज्य के बारे में, जिसमें दमन गंगा गुजरात में है, गिरना महाराष्ट्र में, पाम्बा केरल में स्थित है। अब आता है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित है उत्तराखंड में। महाकाली संधि जिन 6 देशों के मध्य में है वह नेपाल और भारत में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में चलाई जा रही है। वह राज्य जिसमें स्वील नदी परियोजना स्थित है वह हिमाचल प्रदेश है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में से वह राज्य जहां तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है वह सिक्किम है। फिर आता है आपका सही सुमेलित करने को, जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित नदी है। रिहिंद परियोजना रिहिंद में, सोन की सहायक नदी है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना तिवितबा पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित की गई है बेतवा नदी पर। फिर आता है दुलहस्त्री हाइड्रो पावर अवस्थित है चिनाब नदी पर। सूची 1 और 2 दी गई, जिसमें जलाशय और राज्य है, जिसमें भद्रा आपके कर्नाटक राज्य में है, भवानी सागर तमिलनाडु में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड में से वह राज्य जहां पर गोविंद वल्लभ सागर पंथ जलाशय निर्मित किया गया है वह उत्तर प्रदेश में है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित है वह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है। अब आता है कि सूची 1 और 2 दी गई है, जिसमें नदी घाटी परियोजना है, जैसे पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, भवानी सागर बांध शिव समुद्रम, कृष्ण सागर भागड़ा नागल बांध जो से बांध सिंचाई के लिए नहीं है वह शिव समुद्रम है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है महाराष्ट्र में। मलमपूजा बांध अवस्थित है मलमपूजा नदी पर। भारत में कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है सतलज नदी पर। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। सही कथन दिए गए हैं कि रिहिंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का एक संयुक्त उपक्रम है और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। सही सुमेलित दिए गए जिसमें शक्ति परियोजना और राज्य जिसमें जवाहर सागर राजस्थान से, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश से, शिव समुद्रम कर्नाटक से, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? कोयल में। फिर आता है अल्लियार, इसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात क्षेत्रों को समझाता है जल भंडार को। इसमें सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें महादायी जल विकास विवाद प्राधिकरण में शामिल राज्यों की संख्या 3 है, गोदावरी में 5 है, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण में 4 और महानदी में 2 है। फिर आता है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटता क्रम है। वह मध्य प्रदेश आता है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आता है।
यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाता है। जो भारत के भूगोल में जो फिजिकल है, जिसमें सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्रजातियाँ, भाषाएं, अववाहि तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरों के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा है। ये टोटल इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल और विविध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर इस क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका मदद मिल सके। धन्यवाद।